Hello students, this is Athiya Zainab and I welcome you all to the platform where you get worthwhile content for ISC class 11th and 12th. जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं। उसमें भी 10 मार्क्स आपको आपका जो लैंग्वेज टीचर है वो प्रोवाइड करता है और 10 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है, राइट। तो उस तरीके से 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं, 80 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर आएगा। आईएससी स्पेसिमेन पेपर 2025 जो काउंसिल ने प्रोवाइड कराया है, उसके अकॉर्डिंग आपके 80 मार्क्स में 4 क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 20 मार्क्स का कॉम्पोजिशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रपोजल राइटिंग एंड डायरेक्टेड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ग्रामर का आता है, 15 मार्क्स की ग्रामर पूछी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 4 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। अगर आपको सारे इन चारों क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी एक वीडियो में चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 2 घंटे की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरे पेपर की स्ट्रेटजी को एक साथ समझाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो कैप्स के क्वेश्चन जो है वो इस बार चेंज हो गए हैं, पिछली बार जो सालों से क्वेश्चन चले आ रहे थे वोकैबुलरी के, तो पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर जो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते 4 थे, अब वो 3 आने लगे हैं, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं अभी डिस्कस करते हैं। और इसके बाद जो प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक है रीडिंग, एक है कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग यू नो एंड कॉम्प्रिहेंशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्प्रिहेंड, राइट। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और द पावर टू अंडरस्टैंड। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपका आता है, इस क्वेश्चन के जरिए वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आपकी चेक करते हैं। तो दिए गए पैसेज को आपको केवल रीड नहीं करना होता है, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करके रीड करना होता है। और जब आप अंडरस्टैंड करोगे तभी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसके आंसर्स आप सुटेबली दे पाओगे। तो रीडिंग के साथ साथ कॉम्प्रिहेंड करना, इसके लिए आपके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, या कह सकती हूँ कि आपकी पेशेंस लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लास 12th आईएससी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और क्लास 12th आईएससी में जो पैसेजेस आते हैं बेटा, वो आते हैं आपके ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट बेस्ड। नाउ व्हाट डज इट मीन? ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब होता है स्टडी। यानी नरेटर खुद अपने ऊपर बीता हुआ एक्सपीरियंस अपने स्टोरी में शेयर करता है, उस स्टोरी के एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। यानी पैसेजेस ऐसे आएंगे जिसमें डायलॉग्स ही डायलॉग्स होंगे, इन्वर्टेड कॉमाज ही आपको ज्यादातर दिखाई देंगे, ठीक है। यानी जो नरेटर होगा, जो कहानी बता रहा होगा, वो कैरेक्टर से भी बात करता चलेगा और हम रीडर से भी बात करता चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जो इस बार आईसी स्पेसिमेन पेपर में आया है। तो ये एक्सट्रैक्ट आपका आया है स्टीफन लीकॉक की एक स्टोरी है, माई फाइनेंशियल करियर। एक ह्यूमरस स्टोरी है। इसमें आप देख सकते हो कि जो राइटर है, जो नरेटर है, वो जो है अपने कैरेक्टर से बात करता चल रहा है, साथ साथ हमसे भी बात करता चल रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखना, कैन आई सी द मैनेजर, आई सेट एंड एडेड सडनली अलोन। यानी हमें पता लगा कि इस पर्टिकुलर लाइन से कि हमारा जो नरेटर है वो मैनेजर से मुलाकात करना चाह रहा है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, अलोन, अकेले मिलना चाह रहा है उससे, ठीक। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, मुझे नहीं पता मैंने अलोन क्यों कह दिया, मैंने क्यों कह दिया कि मैं अकेले मिलना चाह रहा हूँ, राइट। आप देख सकते हो कि आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन किसके लिए लिखा गया है, क्या उस कैरेक्टर से बोला इसने? नहीं, हम रीडर से बात करी, ठीक। फिर सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम, राइट। तो अकाउंटेंट ने जवाब दिया सर्टेनली, श्योर, एंड फेच्ड हिम, फेच्ड मतलब उसको वापस वहां से ले आया, यानी जहां भी बैठा होगा मैनेजर वहां से उसको मैनेजर को बुला के लेके आया, राइट। तो इस पर्टिकुलर लाइन से हमें क्या समझ में आया कि नरेटर जो है हमसे भी बात कर रहा है, साथ साथ कैरेक्टर से भी बात कर रहा है। नाउ अब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा इस पैसेज से रिलेटेड, और आप देख सकते हो कि सारे पैराग्राफ्स में ऑलमोस्ट डायलॉग्स ही डायलॉग्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको आंसर्स इस पैसेज से निकालने हैं वो आपको डायरेक्टली कहीं लिखे हुए आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक। आपको इनके कॉन्वर्सेशन से ही इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, आंसर्स इनके कॉन्वर्सेशन में ही छुपे हुए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब तक समझ ही नहीं आएगा कि क्या बात चल रही है और कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात हो रही है, तब तक आप आंसर्स कैसे लिख पाओगे। और इसके लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आंसर्स आपको कॉन्वर्सेशन से ही निकालने हैं। तो आपको टोन समझना पड़ेगी कैरेक्टर की, और आपको उसका बिहेवियर समझना पड़ेगा उसके ही कॉन्वर्सेशन से। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आपको बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, फोकस्ड रहकर पढ़ना है। और आपको माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेके आना है कि मैं बोर हो रहा हूँ, या मैंने कभी रीडिंग नहीं करी है, या मुझे प्रैक्टिस नहीं है तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा या सॉल्व कर पाऊंगी। कुछ भी आप दिमाग में मत लेके आइए, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। एक बार में नहीं आ रहा है, दूसरी बार में आएगा, लेकिन आएगा जरूर बेटा। एट टाइम्स वी टीचर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर पैसेज इन वन गो।
वी नीड टू रीड ट्वाइस थ्राइस एट टाइम्स, राइट? तो अगर आप लोग पढ़ रहे हो बार-बार, तो ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि यार मेरे को बार-बार पढ़ना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार पढ़ो, नहीं आ रहा है, दूसरी बार पढ़ोगे, आपको कभी-कभी थ्राइस और 4 टाइम्स आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है? क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो वोकैब्स आ जाती हैं, वो भी डिफिकल्ट आ जाती हैं, और साथ ही साथ कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, तो कन्वर्सेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे, या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर्स आपको आराम से मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, स्टोरी को ग्रैब करना है। आपको बिल्कुल ये चीज़ दिमाग में नहीं रखनी है कि पैसेज का एक-एक वर्ड का मीनिंग मुझे आना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, मैं पहले आपको बता रही हूँ, ठीक? इसका मतलब ये नहीं है कि एक-एक वर्ड का मीनिंग आप ग्रैब करो तभी आपको समझ में आएगा, नहीं। आपको सिर्फ स्टोरी ग्रैब करते चलना है, आपको थीम समझना है कि बात क्या चल रही है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, कैसे किसने किसको जवाब दिया है। आपको सिर्फ कहानी समझनी है, ठीक है? उसके बेसिस पे आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। अब 2023 में जो पैसेज आया था आपका बेटा, वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये भी आपको ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है, इसमें भी नरेटर अपनी कहानी शेयर कर रहा है। आप देख सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आफ्टर वी हैव एन्जॉयड अ डिलिशियस मील, राइट? और सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हो, दैट एट लीस्ट इज माय एक्सक्यूज डियर रीडर एंड द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर फॉर माय एंटायरली अनप्लान्ड ग्लोबल टीवी डेब्यू, राइट? तो आप देख सकते हो, आई हैड नो वे, आई फेल्ट, फोर्थ पैराग्राफ में आया है, तो दैट मीन्स कि ये भी आपका ऑटोबायोग्राफिकल। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बेटा, कि ज्यादातर आपका ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट आते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बेटा, आपको सिर्फ फोकस होकर पढ़ना है, आपको समझ आ जाएगा, आपको आंसर इनकी कॉन्वर्सेशन से ही आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि तो पहली चीज है आपकी कंसंट्रेशन, एंड डू नॉट फील बोर्ड, डू नॉट फील इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कंसंट्रेशन। सेकंड चीज जो होनी चाहिए फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो होनी चाहिए, यू शुड बी अ क्लोज रीडर। नाउ व्हाट डज क्लोज रीडिंग मीन? क्लोज रीडिंग का मतलब होता है कि जब आप पढ़ रहे हो पैसेज को, तो वहां पे आप एनालाइज कर सको चीजों को, आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि नरेटर का या ऑथर का पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर स्टोरी को लिखने का, वो क्या एक्चुअली में क्या सब्जेक्ट है उसके स्टोरी का। ये सब्जेक्ट ही आपका थीम होता है, वो थीम समझ आए कि अच्छा इस टॉपिक पे उसने बात करी है। और जो एक के बाद एक आइडियाज वो जो प्रेजेंट करता है एक नरेटर, उसको आपको इंटरकनेक्ट करना है कि अच्छा ये बताया गया, इसके बाद ये बताया गया, ठीक? तो यानी जब आप क्लोज रीडिंग करोगे, यानी जब आप इंटरकनेक्ट कर पाओगे आइडियाज को, जब उसके सब्जेक्ट को समझ पाओगे कि नरेटर किस टॉपिक पे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, तब जाके आप उस पर्टिकुलर पैसेज की अगर आपको समरी लिखनी होगी, तो आप उसको समराइज कर सकते हो अपने वर्ड्स में। आप किसी भी चीज के एग्जाम्पल्स दे सकते हो अगर आपने क्लोज रीडिंग करी है। अगर आपने ऐसी बस जस्ट रीडिंग कर ली है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि नरेटर ने ऐसा क्यों कहा। जब आपको से ये चीज पूछी गई है, जब तक आप क्लोज रीडिंग नहीं करोगे, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, राइट? अब क्लोज रीडिंग के बाद होता है, तीसरा स्टेप होता है रेलिवेंट और इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट कर पाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप देखोगे जो 3 स्टेप्स मैंने बताए, ये इंटरलिंक्ड है आपस में। सबसे पहले कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेट होगे, तो आप आराम से क्लोज रीडिंग कर सकते हो, और जब आप क्लोज रीडिंग कर लोगे, तब आप आराम से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके आंसर्स के लिए होनी चाहिए, इसको आप सेग्रीगेट कर सकते हो। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको आंसर्स बहुत शॉर्ट पे लिखना होते हैं। वो बोलते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज ब्रीफली एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, और शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि इसका आंसर या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में तो है, लेकिन इसमें रेलेवेंट क्या है, यानी जितना पूछा जाए आपसे, आपको उतना आंसर करना है। इसको कहते हैं रेलेवेंस, राइट? यानी जितना पूछा जाए उतना आंसर देना। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से हटाना, यानी इररेलेवेंट आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो अपने पूछे गए क्वेश्चन के कीवर्ड्स मैच करने के बाद सीधे जिन लाइंस में वो कीवर्ड्स आ रहे हैं, उन पूरी लाइंस को ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। मैंने खुद नोटबुक्स चेक करी है हाफ ईयरलीज वगैरह की, प्री बोर्ड्स की, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि कई सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। अब किस मिस्टेक की मैं बात कर रही हूँ, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको ये नहीं करना है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा करते पाया है, राइट? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपके स्पेसिमेन पेपर के पैसेज के क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। तो मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू यू थिंक द पीपल इन द बैंक थॉट ऑफ द नरेटर एज एन इनवैलिड मिलियनेयर? आपको क्यों लगता है कि जो बैंक के लोग थे, वो नरेटर को इनवैलिड मिलियनेयर समझते थे? तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, कीवर्ड्स मैच करेंगे कि इनवैलिड मिलियनेयर कहाँ लिखा है पैसेज में। पहला स्टेप तो यही होगा। चलो, तो आपको पता होगा भाई, क्लास 12th में हो, सबसे पहले कीवर्ड्स को मैच किया जाता है। तो बच्चे कीवर्ड्स मैच करेंगे कि इनवैलिड मिलियनेयर कहाँ पे आया है। तो यहाँ लाइन नंबर 45 में लिखा हुआ है, द पीपल इन द बैंक हैड द इंप्रेशन दैट आई वाज एन इनवैलिड मिलियनेयर, आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, ही लुक्ड एट इट। उसके ऊपर कभी एक पैराग्राफ, यानी माय आइडिया से लेकर ही लुक्ड एट इट एक पैराग्राफ है, जिसके अंदर ये कीवर्ड्स आपको मिले। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ में से 2-3 लाइंस को कॉपी कर देते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे समवन से लेकर मिलियनेयर तक लिख दे, या फिर द पीपल से लेकर लुक्ड एट इट तक लिख दें। ऐसा वाकई मैंने देखा है स्टूडेंट्स को करते हुए, जो बिल्कुल गधे बच्चे होते हैं, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। नरेटर ने आई करके बात करी है, अपने बारे में बात करी, जब आप बात करोगे तो उसको ही बोल के बात करोगे। तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही निकालनी है और टू द पॉइंट आंसर लिखना है।
बच्चे करते क्या है, कॉपी कर देते हैं, उसके बाद नोटबुक लेके चले जाते हैं कि मैम इतने कम मार्क्स दिए हैं आपने। वो ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने करा क्या है। भाई लाइन्स कॉपी कर दोगे पूरी-पूरी तो आपको मार्क्स ना पूरे-पूरे मार्क्स मिल जाएँगे, एक ही नंबर मिलेगा आपको। तो हर क्वेश्चन में अगर 1-1 मार्क्स कटता चला जाएगा, तो 20 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, सोच सकते हो आप। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप कॉपी नहीं करोगे पैसेज से, अपने वर्ड्स में आंसर करोगे। तो आई विश आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, कैसे कॉम्प्रिहेंड करके रीड करना है, उसके स्टेप्स मैंने आपको बताए। अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला होता है वोकैबुलरी, दूसरा होता है शॉर्ट आंसर्स और तीसरा होता है लॉन्ग आंसर्स, जिसमें आपको एक समरी बतानी होती है और तीसरे ही आंसर को हम लोग बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। तो मार्क्स देख लेते हैं एक बार। ये जो वोकैब्स के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वोकैब आपकी 6 मार्क्स की वोकैब्स आती हैं, ठीक। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 6 मार्क्स हो गए, 6 एंड 6 12 हो गया। लास्ट का जो प्रेसी राइटिंग आता है बेटा, वो आपका 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 20 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं वो 3-3 मार्क्स के 2 टाइप के क्वेश्चन वो बनाते हैं। जो पहला टाइप होता है 3 मार्क्स का, वहां पे वो बोलते हैं कि फाइंड अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से आपको एक वर्ड छांटना है, दैट विल एग्जैक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों 1-1 मार्क्स के हैं। इसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है उन्होंने, कहीं कहीं पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कहीं फ्रेज है, तो कहीं वर्ड्स हैं, उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है। और ये आपसे बोल रहे हैं कि अपने पैसेज में से एक ऐसा वर्ड ढूंढो, एक सिंगल वर्ड बोला है उन्होंने, राइट। फाइंड अ सिंगल वर्ड, एक शब्द आपको ऐसे ढूंढना है, आपके पैसेज में कहीं ना कहीं वो लिखा है, जो कि इन सेंटेंसेस के जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो उसको रिप्लेस कर सकें और एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है द काइंड स्ट्रेंजर वेंट, गया कहीं, एंड गॉट बैक द बॉल, और वो बॉल को वापस ले आया, फ्रॉम वेयर इट हैड रोल्ड इनटू द बुश, जहां वो झाड़ी में फंस गई थी। तो गया और वापस ले आया, तो गया और वापस ले आया का एक सिंगल वर्ड ऐसा है जो मीनिंग, जो सिनोनिम होता होगा, वो आपको अपने पैसेज में ढूंढना है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में लिखा है आई टुक ऑफेंस एट द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। टू टेक ऑफेंस मतलब आपको पता होगा बुरा लगना, मुझे उसके एक्सप्रेशन से बुरा लगा ऑन हिज फेस, दैट वाज क्लियरली मेंट टू इंसिनुएट आई वाज अ लायर, जिससे साफ लग रहा था कि जैसे वो मुझे एक झूठा बोल रहा हो, राइट। तो यहाँ पे आपको इंसिनुएट का एक सिनोनिम ढूंढना है अपने पैसेज में, राइट। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस है कि द फर्म एक्सपीरियंस अ फाइनेंशियल लॉस, फर्म को एक लॉस हुआ फाइनेंशियली, कब, जब कॉन्ट्रैक्ट जो था, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वेंट टू, जब कॉन्ट्रैक्ट चला गया किसके पास, एक कंटेंडर के पास, हु हैड जस्ट एंटर द बिजनेस, जो अभी भी बिजनेस में एंटर हुआ था। इस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना, अगर आप सही अप्रोच फॉलो करते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो ट्रस्ट मी आपके पूरे 3 मार्क्स आने वाले हैं। आप बिल्कुल सही वर्ड आप पैसेज से फाइंड करोगे अगर इस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया। लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी स्ट्रैटेजी ये है बेटा कि आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ध्यान से देखना है। पार्ट ऑफ स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या है, वो एक वर्ब है, एक्शन है, या कोई कंजंक्शन है, या प्रीपोजिशंस की तरह यूज हो रहा है, राइट, या फिर कोई नाउन है या कोई कॉमन नाउन है, राइट। तो आपको ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच पता करनी है, क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि एक ऐसा सिंगल वर्ड पैसे से ढूंढ के लाइए जो दिए गए अनलाइन वर्ड्स को एग्जैक्टली रिप्लेस कर दे, यानी कि उसकी जगह जब आप वो फिट करो तो वो सेंटेंस बिल्कुल वही मीनिंग दे, ठीक। तो अब आप मुझे बताइए, जो पहला सेंटेंस है लिखा है कि जो काइंड स्ट्रेंजर है वो गया और वापस आया, वेंट एंड गॉट बैक, वापस लाया, साथ में क्या लाया वो आगे दिया गया है, तो गया और वापस लेके आया। तो गया और वापस लाया, ये क्या है, ये एक्शन वर्ड है ना, ये क्या है बेटा, ये एक्शन है, वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैसेज में इसका जो सिनोनिम होगा वो एक वर्ब ही होगा। एंड सेकेंड चीज यहाँ पे है वेंट एंड गॉट बैक, कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकेंड फॉर्म आ रही है, राइट। तो जब सेकेंड फॉर्म आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैसेज में जो वर्ब होगी, जो इसका आंसर बनेगी, वो भी सेकेंड फॉर्म ही होगी, राइट। यानी पैसेज में कोई भी ऐसा आंसर जिसमें वर्ब में एस लगा होगा, राइट, वो आपका आंसर यहाँ पे फिट नहीं हो सकता, या वहां पे हैड थर्ड फॉर्म आया होगा वो यहाँ पे फिट नहीं हो सकता, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं आ रही है, वो यहाँ पे आंसर आपका नहीं हो सकता। आंसर आपका कौन सा हो सकता है, जो वहां पे सेकंड फॉर्म जितनी भी आ रही है उसमें से आपको दिमाग लगाना है कि किसका मीनिंग होता है वेंट एंड गॉट बैक। यानी कि अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच और जो वर्ड आप ढूंढ के लाएंगे उसका पार्ट ऑफ स्पीच एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पैसेज में जहां जहां सेकंड फॉर्म्स आ रही होंगी वो आपका आंसर बन सकता है। फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड फॉर्म आ रही है फेच्ड, सेड और एडेड तो आप ले नहीं सकते, ऑब्वियसली वो उसका सेंस भी नहीं आ रहा है। सेकंड में क्रम्पल्ड लिखा हुआ है, क्लच्ड लिखा हुआ है,
तो फिलहाल यहाँ डायरेक्टली मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ में फेच्ड आया है, मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया भी था कि मैनेजर को बुला के वापस लेके आया, ठीक है। तो फेच्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में देखो लिखा है कि टू इंसिनुएट आई वाज अ लायर। टू इंसिनुएट, यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ ये भी एक वर्ब है और हमारा आंसर भी एक वर्ब होगा, लेकिन फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? फॉर्म होनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म। टू इंसिनुएट, इंसिनुएट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट मींस आवर आंसर विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसका आंसर आपको मिलेगा लाइन नंबर 20 के अराउंड। यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि ये जो हमारा नरेटर है वो मैनेजर से अकेले मिलना चाह रहा है। उसको करना क्या है, उसको $56 को जमा करना है। आपको पता होगा कि बैंक पे जब हम पैसे जमा करने जाते हैं तो हमें मैनेजर से कुछ लेना देना नहीं होता, मैनेजर मैनेजमेंट वहाँ का संभालता है, राइट। लेकिन इसने क्या किया, हमारा जो नरेटर है वो जाके कुछ बेवकूफी करता है, ह्यूमरस आपका पैसेज है, बेवकूफी करता है, वहाँ जाके कहता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है। हालांकि इसको जमा करने थे $56। तो इसको लगा, मैनेजर को लगा कि ये शायद जासूस है जो यहाँ की जासूसी करने आया है। तो उसने बोला कि क्या आप पिंकरटन से हैं? तो इसका आंसर हमारा राइटर कहता है कि नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटन। पिंकरटन का मतलब यहाँ पर है डिटेक्टिव। नहीं, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, आई सेड, मैंने कहा। सीमिंग टू इम्प्लाई, अब आगे हमसे वो कह रहा है नरेटर कि इस तरीके से मैंने ये चीज बोली कि नहीं पिंकरटन से नहीं हूँ, जैसे मानो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पिंकरटन से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक राइवल एजेंसी से हूँ, मैं तुम्हारे एक कॉम्पिटिटर की तरफ से आया हूँ। तो इम्प्लाई का मतलब क्या, इंडिकेट, सीमिंग टू इंडिकेट, यानी कि मैं ये दर्शाना चाह रहा था जैसे मानो कि मैं एक राइवल एजेंसी से आया हूँ। तो यहाँ पे इम्प्लाई जो है वो आपका आंसर होगा इंसिनुएट का। यहाँ पे भी साफ साफ इंडिकेट मीनिंग आ रहा है, दैट वाज क्लियरली मेंट टू इंडिकेट आई वाज अ लायर। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एवेन्यू फर्म को फाइनेंशियल लॉस हुआ जब कॉन्ट्रैक्ट चला गया, किसके पास चला गया? वेंट टू अ कंटेंडर हु हैड जस्ट एंटर द बिजनेस, जो अभी बिजनेस में एंटर हुआ था। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो कंटेंडर है वो एक इंसान है। यहाँ पे एक कंटेंडर, एक इंसान की बात हो रही है, ये कोई वर्ब वगैरह नहीं है। इस कैसे पता चला? लिखा हुआ हु हैड जस्ट एंटर द बिजनेस, बिजनेस में एंटर कौन होगा? ऑब्वियसली एक इंसान। और इसका हमें जेंडर पता नहीं चल रहा है, ये मेल है या फीमेल है। इसका मतलब ये हुआ एक कॉमन नाउन है, जैसे कि टीचर एक कॉमन नाउन होता है, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन होता है, राइट। इसे जेंडर पता नहीं चलता। इसका मतलब कि हमारे पैराग्राफ में, हमारे पैसेज के पैराग्राफ में कहीं एक ऐसा वर्ड है जो एक कॉमन नाउन बनता है, जिस वर्ड से हमें मेल फीमेल का जेंडर पता नहीं चलता, ठीक। तो फिलहाल इसका आंसर मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझाई कि कैसे आपको पहचानना है उसका पार्ट ऑफ स्पीच, और उसके बाद आपको पैसेज से ढूंढना है। तो ये उसी लाइन में है जिससे हमको इम्प्लाई आंसर मिला था। लाइन नंबर 20 के अराउंड यहाँ पे लिखा था इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। तो राइवल विल बी योर आंसर हियर। तो आई विश आपको जो वोकैबुलरी का फर्स्ट पार्ट आता है 3 मार्क्स का, इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको कवर हो गई होगी। स्ट्रैटेजी फिर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो हमारा जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका आंसर जो एक वर्ड ढूंढ के लेके आओगे उसका पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि सेम फॉर्म भी होना चाहिए, ठीक है। एक सिंगल वर्ड ही आपका आंसर बनेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आंसर होगी, कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, वर्ब एसोरियस है तो वर्ब एसोरियस ही आपका रिप्लेस होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिंगल वर्ड को जब एग्जैक्टली रिप्लेस करेगा लाइन वर्ड, तो मीनिंग ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी। तो एक ऐसा वर्ड ही चेंज कर पाएगा जिसका जो पार्ट स्पीच है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, कि अब तक इस तरीके से नहीं पूछा जा रहा है, इसी में चेंज हुआ है। जो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि आपका थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, तो यही चेंज हुआ है। अब आपको जो वर्ड पूछे जा रहे हैं बेटा सिनोनिम पैसेज से, वो एक सेंटेंस में दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था कि सेंटेंस बना के नहीं देते थे, वो सीधे आपको देते थे। जैसे उन्होंने इंसिनुएट दे दिया, कंटेंडर दे दिया, व्हेन इन गॉट बैक दे दिया, इसके सिनोनिम आपको पैसेज से ढूंढने हैं, राइट। अगर आपको इंसिनुएट पता ही नहीं है, कंटेंडर पता ही नहीं है, तो पैसेज में आप कैसे ढूंढ पाओगे, राइट। तो बहुत मुश्किल होता था। आप सेंटेंस जब उन्होंने दे दिया है तो सेंटेंस से आप उसका मीनिंग पहले ग्रैब कर सकते हो, फिर वहां पे जाके आप मीनिंग मैच कर सकते हो। थोड़ा सा उन्होंने जो टाइप ऑफ जो पैटर्न है एक तरीके से पूछने का, वो थोड़ा सा इजी किया है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चांसेस आपके और बढ़ गए हैं पूरे पूरे 3 मार्क्स स्कोर करने के। दैट्स गुड फॉर यू। तो अब हम समझते हैं कि वोकैबुलरी का जो बी पार्ट होता है, बाकी के 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द बी पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पे जो 3 वर्ड्स दिए गए हैं, हर वर्ड्स के लिए आपको एक सेंटेंस चूज करना है जिसमें सेम वर्ड हो, स्पेलिंग अनचेंज हो, लेकिन मीनिंग अलग होना चाहिए, जो कि पैसेज में आ रहा है। अब इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, अलार्म है, विकेट है और रीजन है। और आपको ऐसे वर्ड्स यहाँ पे देते हैं जिसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। अलार्म के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। एक अलार्म का मतलब होता है वार्निंग, ठीक है। और एक अलार्म का मतलब एक अलार्म बेल होता है। दूसरा होता है विकेट, एक क्रिकेट वाला विकेट होता है। एक विकेट आपका कैबिन्स को कहते हैं, गेट को कहते हैं, ठीक, जो हमारे इस पैसेज में आया है। रीजन एक तर्क देना, रीजनिंग वाला रीजन होता है। और आपका रीजन का एक वजह मीनिंग होती है। तो यहाँ पे खुद वो आपको ऐसे वर्ड्स देंगे जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हो, ठीक। और हर वर्ड पे उन्होंने सेंटेंस मेक करके आपको दिए हैं, और आपको सेंटेंस मेकिंग के उस सेंटेंस को पिक करना है जिसमें वो मीनिंग ना यूज हुआ हो जो कि पैसेज में आया हो। यानी अलार्म का जो मीनिंग पैसेज में आया हो, सेंटेंस यूजेज में जो यहाँ पे दिया गया है उसमें अलार्म का वो मीनिंग नहीं आना चाहिए। विकेट का जो सेंटेंस आप पिक करोगे वही मीनिंग अगर आ गया जो पैसेज में दिया गया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको डिफरेंट मीनिंग से
जो सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है वो आपको चूज करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो वर्ड होना चाहिए वो अनचेंज होना चाहिए। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी समझाती हूँ उसकी। स्ट्रैटेजी ये है कि इसमें आपको सेंटेंस वो पिक करना होगा जिसमें जो वर्ड आपको दिया गया है वो अनचेंज इन स्पेलिंग रहे। वो खुद बता रहे हैं आपको, यानी सेम वर्ड। यानी अगर अलार्म का आंसर आपको पिक करना है तो जो जितने सेंटेंसेस में अलार्म्स आ रहा होगा या अलार्म्ड आ रहा होगा, ईडी लगा होगा, एस लगा होगा या आईएनजी अलार्मिंग लगा होगा, वो सेंटेंस आपके पहले से गलत हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने बोला है that uses the same word, pick the sentence, choose the correct sentence that uses the same word and change in spelling। स्पेलिंग में चेंज आपको नहीं करना है, यानी कि अलार्म्स आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली फॉर सेकंड वर्ड विकेट, वी कैन नॉट पिक द आंसर जिसमें विकेट कीपर लिखा है या जिसमें विकेट्स लिखा है, वो आपके पहले से ही क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे वो, ठीक है, वो आंसर आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। सिमिलरली थर्ड का जो वर्ड रीजन है, रीजन जो लिखा हुआ है बी में, ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रीजंस जिसमें लिखा है वो भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो पहला चीज ये है कि आपका जो वर्ड है एग्जैक्टली वही वर्ड पे सेंटेंस पिक करना है। दूसरी बात क्या दिमाग में रखनी है कि जो मीनिंग निकल रहा हो उस सेंटेंस में उस वर्ड का, उस मीनिंग से अलग हो जो पैसेज में आया हो। अब मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आया अलार्म, लाइन नंबर 8 में जो अलार्म वर्ड आया उसको हम लोग देख लेते हैं कि वहां पे कैसे यूज हुआ है। तो लाइन नंबर 8 में है द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। ये इससे पहले का जब आप पढ़ोगे तो आपको मीनिंग समझ में आएगा। कैन आई सी यू अलोन, यानी हमारे नरेटर ने मैनेजर से बोला है कि क्या मैं आपसे अकेले मिल सकता हूँ। तो जब अकेले मिलने की बात करी उसने तो मैनेजर थोड़ा सा क्या हुआ होगा, इस चीज पर डरा होगा, राइट। तो इन सम अलार्म, तो अलार्म का मतलब यहाँ क्या है, एंक्शियसनेस कह सकते हैं या डर कह सकते हैं, कि वो उसको थोड़ा अजीब लगा कि यार मुझसे अकेले क्यों मिलना चाह रहा है। आपको पता है, मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कि मैनेजर का काम नहीं होता है ऑलमोस्ट वहाँ पे कि एक ही कस्टमर से वो मिले। तो इसलिए तो मैनेजर थोड़ा घबराया गया आगे, तभी वो बोलता है कि क्या आप पिंकटन्स के आदमियों में से, क्या आप जासूस के आदमी में से, ठीक है। तो इसका आपको आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो अलार्म्स वाले जो आंसर्स हैं वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। बी आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे अलार्म जो लिखा हुआ है, राइट। इसी तरीके से ए में जो है वो लिखा हुआ है अलार्म बेल्स, ये भी आपको गलत हो जाएगा क्योंकि अलार्म वर्ड हमको यूज करना है, अलार्म बेल्स यहाँ पे अलग जा रहा है, ठीक। क्योंकि अलार्म है तो अलार्म पे ही सेंटेंस होगा, अलार्म बेल्स पे आप नहीं बना सकते। ये भी एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बचा आपका सी और डी। आप देख सकते हो डी में लिखा गया है द साउंड ऑफ द अप्रोचिंग जेट्स कॉज सम अलार्म इन द वॉर रूम। ये बिल्कुल वही मीनिंग है जो आपके पैसेज में दिया गया है। सी में दिया गया है आई सेट माई अलार्म फॉर 6 o'clock बट स्लेप्ट थ्रू इट। ये आपका सही होगा, यहाँ पे अलार्म बेल वाली बात हो रही है, तो सी आपका आंसर होगा। अब विकेट आपके लाइन नंबर 44 में दिया गया। मैं आपको बता चुकी हूँ विकेट का मतलब कैबिन्स होता है, जो हम लोग बैंक वगैरह जाते हैं। इस पैसेज में बैंक की ही बात हुई है तो यहाँ कैबिन्स की ही बात हुई है। तो सीधे इसका आंसर देखते हैं। विकेट कीपर हो नहीं सकता क्योंकि विकेट पे ही सेंटेंस बनाना है, विकेट की स्पेलिंग में चेंज नहीं करना। तो विकेट कीपर वाला ए जो है वो एलिमिनेट हो गया पहले से ही। इसी तरीके से जो आपका डी है, विकेट्स लिखा हुआ है वहां पे एस लगा हुआ है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। बचा आपका बी और सी। अब बी में देख लेते हैं द टीम वांटेड टू बैट व्हाइल द विकेट वाज स्टिल ड्राई। और सी में लिखा हुआ है द मैन एट द विंडो हैंडेड अस आवर टिकट्स टू द विकेट। यहाँ पे वही बात होगी केबिन्स वाली। तो सी का जो मीनिंग है वो वही मीनिंग है जो पैसेज में दिया गया। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। अब रीजन देख लेते हैं। लाइन नंबर 48 में यूज हुआ है तो हम देख लेते हैं कि पहले लाइन नंबर 48 में किस तरीके से रीजन यहाँ पे यूज हुआ है। लाइन नंबर 48 में इस तरीके से व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन। एक्चुअली $56 जो उसने डिपॉजिट किए हैं, ये एक्चुअली $50 जमा करना चाहता था, इसने 6 भी डॉलर जमा कर दिए हैं, 56 पूरे के पूरे जमा कर दिए। अब इसको याद आया कि मुझे $6 तो अपने पास रखने थे, तो $6 ये निकालने के लिए कहता है, ठीक। तो लेकिन ये क्या करता है, गलती से $6 की जगह फिर से $56 फिल कर देता है। तो और जितने लोग वहां बैठे थे सब चौंक जाते हैं कि अरे अभी अभी तो आपने $56 डिपॉजिट किए हैं, पूरे के पूरे आप निकालना चाह रहे हो। तो यहाँ पर जो हमारा नरेटर है उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने 56 लिख दिया है 6 की जगह पे। आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ। तो एक रीजन का मतलब आपको पता है, वजह कारण, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब नहीं आ रहा है वजह कारण, क्योंकि यहाँ पे टू रीजन लिखा हुआ है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरीके से रीजन यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये एक रीजन, ये रीजनिंग वाला हुआ है। तो रीजन मीन्स टू गिव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा नरेटर कहना चाह रहा है देन आई रियलाइज, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 6 की प्लेस पे 56 लिख दिया है। आई वॉज टू फार गॉन, दैट मीन्स कि मैं इतना हड़बड़ा गया था और इतनी हड़बड़ी मेरे से हो गई। अब जो भूल हो गई तो वो हो गई, मैंने 6 की जगह फिर से लिख दिया तो लिख दिया। अब मैं ये तो बताने वाला नहीं था उनसे कि मुझसे गड़बड़ी हो गई है, राइट। तो आई वॉज टू फार गॉन, बहुत देर हो चुकी थी कि मैं सब चीज़ों को समझाता उन लोगों को कि मैंने $56 क्यों निकालने हैं, राइट। तो टू रीजन का मतलब यहाँ पे क्या है, टू गिव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। नाउ जस्ट लेट्स रिटर्न टू आवर क्वेश्चन, जिसमें रीजन के ऊपर 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। आपको सबसे पहले एलिमिनेट हो जाता है बी वाला, क्योंकि वहाँ पे ईडी लगा हुआ है, राइट। एलिमिनेटेड। ए सी डी में से कोई आंसर होगा। ए में दिया गया है हिज एबिलिटी टू रीजन इज सिवियरली डिमिनिश्ड आफ्टर द ट्रेजेडी। यहाँ पे रीजन का मतलब वही है, गिव एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। एबिलिटी टू रीजन, ये वही मीनिंग हो गया जो पैसेज में, और आपको वही मीनिंग वाला सेंटेंस नहीं चूज करना है। सी में दिया गया है रेसिपिएंट्स ऑफ फंड्स वर सिलेक्टेड विदाउट राइम और रीजन। तो यहाँ पर भी जो रीजन है वो रीजनिंग वाला है, यानी कि लॉजिक, विदाउट लॉजिक वहाँ पे फंड्स को सेलेक्ट किया, फंड्स के रेसिपिएंट्स को सेलेक्ट किया गया था, राइट। डी में है वी हैव एवरी रीजन टू सेलिब्रेट। यहाँ पे रीजन का मतलब आ रहा है वजह, कारण, जो कि सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा D1। तो आज आपको बी पार्ट भी क्लियर हो गया, वो किस तरीके से वो कैप्स आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ भी चेंज हुआ है जो मैं आपको बता रही थी
इसमें क्या चेंज हुआ है, अब तक पिछले सालों तक इस जो क्वेश्चन था ये वाला, वो किस तरीके से आता था बेटा, आपको सेंटेंस मेक करने होते थे। वो कहते थे कि मेक सेंटेंस विद द सेम वर्ड अनचेंज इन स्पेलिंग बट द डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द पैसेज। सेंटेंस मेक करने होते थे बाकायदा आपको, राइट। इस बार क्या हुआ है कि ऑप्शंस आपको दे दिए, आपको केवल पिक करना है। हाउ इजी, राइट। तो आपका लक इस बार अच्छा है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। आपके पूरे चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन से 3 मार्क्स उठाने के। अब तक जो क्वेश्चन आ रहा था बनाने का, इसमें ऑलमोस्ट बिलियन से बिलियन स्टूडेंट की गलती हो जाती थी। सेंटेंस मेक करने में आपको पता ही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, या फिर ये मिस्टेक करते थे स्टूडेंट्स की फॉर्म चेंज कर देते थे। मान लीजिए अलार्म पे आया तो वो अलार्म्स पे बना दिया उन्होंने, राइट। तो स्पेलिंग चेंज कर देते थे। अब जब वो स्पेलिंग आप चेंज कर दोगे तो वो आपका बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। फिर बच्चे कहते थे कि मैम ये पूरा गलत कर दिया आपने, इसमें मार्क्स क्यों नहीं दिए। बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपसे जो कहा जा रहा है वो आपको फॉलो करना है, राइट। अब तक ये क्वेश्चन जो था बच्चों का जरूर से जरूर गलत होता था, बिलियन से बिलियन स्टूडेंट का। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन को ईजी बना दिया उन्होंने ऑप्शन देकर, राइट। तो आई विश आपको वोकैबुलरी के दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, इनकी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस का, शॉर्ट आंसर्स का, वो किस तरीके से पूछा जाएगा और आपको वहां पे क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 2 मार्क्स के, राइट। तो 6 मार्क्स आपको ये सेक्शन देगा। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। अभी तक इसमें भी कुछ चेंज हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था कि 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे शॉर्ट, ठीक, 2 ईच करके, तो 8 मार्क्स इस सेक्शन से मिलते थे आपको, राइट। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है प्रेसी राइटिंग का, वो 6 मार्क्स का आ रहा था अब तक, लेकिन इस बार उन्होंने 8 मार्क्स का कर दिया है। तो 2 मार्क्स जो शॉर्ट क्वेश्चन का गायब किया है वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया है प्रेसी राइटिंग में। तो ये चेंज हुआ है यहाँ पे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज ब्रीफली एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। तो स्ट्रैटेजी इस लाइन में ही छुपी हुई है। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। आपको ब्रीफली लिखना है यानी शॉर्ट में लिखना है, और ओन वर्ड्स यानी अपने वर्ड्स में लिखना है। उन्होंने ओन वर्ड्स इसलिए ही बोला है कि उन्हें भी पता है कि वो जो पैसेज आपको देते हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल देते हैं। तो नरेटर अपनी पूरी स्टोरी बताता है तो अपने लिए आई यूज करता है, लेकिन जब आप उसके बारे में लिखोगे तो आप अपने वर्ड्स में आपको लिखना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो आपको बिल्कुल भी कीवर्ड्स देखकर कॉपी नहीं करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझाऊंगी जो आपको फॉलो करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पैसेज में एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है, आई हैड बर्न माई बोट्स। इसका पैसेज के रेफरेंस से क्या मीनिंग है? इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आपके प्रीवियस ईयर्स पैसेजेस में पूछा गया है। यानी कोई एक पर्टिकुलर इडियम होगा, यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन है, हो सकता है कोई इडियम यूज हुआ हो, कोई मुहावरा यूज हुआ इंग्लिश में, या कोई फ्रेजल वर्ब यूज हुई हो। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पैसेज के रेफरेंस से इसका क्या मीनिंग है। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? पहले इसका जनरल मीनिंग लिखा जाता है, जनरल मीनिंग इसका क्या है, फिर पैसेज का रेफरेंस उसके बाद में दिया जाता है, ठीक है। इसका सैंपल आंसर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। देखिए इसका आंसर इस तरीके से दिया गया है कि आई हैड बर्न माई बोट्स, इन्वर्टेड कॉमास में ही आपको लिखना है। जो चीज आपसे पूछी जा रही है, जो एक्सप्रेशन है, जो फ्रेजल वर्ब है, उसको आपको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। इसका मीन्स यानी कि इसका मतलब यह है कि डिसाइडिंग और टेकिंग एन एक्शन दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। एक्चुअली ये जो लाइन यूज हुई है वही आपके लाइन नंबर 50 में यूज हुई है, जहाँ पे नरेटर ने हमसे ये शेयर किया था कि उसने 6 के जगह पे 56 फिल कर दिया था, जिससे सारे लोग चौंक गए थे और सबसे पूछ रहे थे कि क्या आप पूरे के पूरे पैसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो वहीं पर वो बोलता है कि आई हैड बर्न माई बोट्स, यानी कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे मैं वापस इस चीज को सही नहीं कर सकता, वापस पहले की सिचुएशन में नहीं आ सकता था। पहले की सिचुएशन मीन्स यहाँ पे कि $50 को जो मुझे जमा करना था। तो सैंपल आंसर में किस तरीके से दिया गया है कि आई हैड बर्न माई बोट्स का मतलब यही है कोई ऐसा एक्शन कर लेना या कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जिससे वापस प्रीवियस सिचुएशन में आप ना पहुंच पाओ, इम्पॉसिबल हो जाए पहुंचना, ठीक है। ये आपने जनरल मीनिंग बताया, अभी पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सीधे आपने मीनिंग बताया, उसके बाद आपको रेफरेंस देना है पैसेज का। हियर वर्ड यूज करना है आपको ये ऐसे नहीं लिखना है इन द पैसेज या कुछ और आप वर्ड्स यूज करनी, आप हियर वर्ड यूज करिएगा क्योंकि आपको टू द पॉइंट लेना है, आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है। हियर से छोटा वर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। हियर कॉमा इट सिग्निफाइज, इट इंडिकेट्स लिख सकते हो, इट इंडिकेट्स दैट, क्या दिखाता है कि नरेटर अपना डिसीजन वापस नहीं ले सकता था। कितना कम लाइन में उन्होंने आंसर को अटेम्प्ट किया है। तो आपको भी क्या करना है बेटा, ब्रीफली लिखना है। तो अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि आपसे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, इडियम का, फ्रेजल वर्ब का जो कि पैसेज में यूज हुआ है उसका मीनिंग आपसे पूछना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है, तो पहले आप उसका जनरल मीनिंग बताएंगे, फिर आप लिखेंगे हियर इट सिग्निफाइज या इट इंडिकेट्स या इट मीन्स भी आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग? अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है वो आपका हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया गया साइट एनी 2 इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स, यानी कि आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं बैंक एम्प्लॉइज के बिहेवियर के, जिससे ये पता चलता है कि उन लोगों के लिए, बैंक एम्प्लॉइज के लिए $56 को मायने नहीं रखते थे, उनके लिए बहुत छोटी सी ये एक राशि थी, अमाउंट था, राइट। तो आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं उनके बिहेवियर से। तो जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि 2 एग्जाम्पल्स दीजिए या फिर 2 कंडीशंस कौन सी थी पैसेज में जो कि नरेटर ने रखी किसी और कैरेक्टर के सामने, इस तरीके से आपसे पूछता है 2 पॉइंट्स या 3 कंडीशंस या नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे फिक्स हो कि 2 बतानी है आपको, 3 बतानी कोई चीज आपको, तो आपको उतनी ही बतानी है। सेकेंडली
आपको इसमें पॉइंट्स बनाने होते हैं, आपको कंटिन्यूएशन में नहीं लिखना होता है कि एक के बाद एक आप उसको लिख रहे हो, नहीं, आपको वहाँ पे पॉइंट्स दिखाने हैं। व्हाई? बिकॉज़ एग्जामिनर को पता है कि 2 इंस्टेंसेस, 2 एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं या 2 रीजंस पूछे गए हैं या 2 कंडीशंस पूछी गई हैं, 2 कॉजेस पूछे गए हैं, कुछ भी आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसको भी पता है कि कितने पूछे गए हैं। तो जब आप पॉइंट्स में लिखोगे उसको साफ-साफ दिखेगा कि बच्चे ने क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पॉइंट्स में आंसर देने होते हैं, कंटिन्यूएशन में पैराग्राफ में नहीं देने होते हैं। मैं यहाँ पे आपको सैंपल आंसर इसका दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इस आंसर को लिखा गया है। यहाँ पे बताया गया है, आप क्वेश्चन क्या था कि बैंक एम्प्लॉइज के बिहेवियर से आपको बताना है कि उन लोगों को $56 बहुत इनसिग्निफिकेंट लग रहे थे, अनइम्पोर्टेंट लग रहे थे। यहाँ पे उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं आपको, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपको 2 ही लिखने होंगे अगर 2 पूछे। उन्होंने 4 क्यों दिए यहाँ पे? उन्होंने मैक्सिमम जितने बन सकते हैं रीजंस वो दिए हैं आपको, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको 2 ही लिखने होंगे। तो यहाँ मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपको कोई 2 या 3 चीजें करके वो कहे कि 2 पॉइंट्स लिखिए, 2 कॉजेस बताइए या फिर 2 कंडीशंस बताइए जो कि पैसेज में दी गई इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आपको उसको पॉइंट्स में लिखना है बाकायदा, ठीक है, कंटिन्यूएशन में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में मैं एक बात आपको और समझाना चाहती हूँ, जो मैंने पीछे जब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपको सिखाई थी, तो वहां मैंने आपसे एक चीज बोली थी। क्या बोला था मैंने कहा था कि आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर क्लोज रीडिंग करनी है, जिससे आप रेलेवेंट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अलग कर पाओ, क्योंकि आंसर्स आपको कैरेक्टर्स के कॉन्वर्सेशन से कलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिंक करूंगी, इसी बात को एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए फिर से मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं बैंक एम्प्लॉइज के बिहेवियर से, जिससे आपको ये समझ आ रहा है कि उनके लिए $56 इनसिग्निफिकेंट थे, यानी अनइम्पोर्टेंट थे, उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते थे $56, ठीक है। तो यानी कि जिस काम से हमारा नरेटर गया था बैंक में, वो उनके नजर में बिल्कुल पेटी था, कुछ बहुत खास काम नहीं था। हमारा नरेटर जाते ही क्या बोला था वहां जाके कि मैनेजर से मुझे अकेले मिलना है, अकेले रूम में ले भी गया मैनेजर, तो मैनेजर को लगा कि ये किसी खास काम से आया, बहुत अमीर होगा, बहुत सारा इसको पैसा जमा करना है, तभी ये मुझसे अकेले मिलना चाह रहा है, इतना सब कुछ सोच लेता है मैनेजर, ठीक। लेकिन जब मैनेजर को पता चलता है कि $56 जमा करना चाहता है, तो थोड़ा सा वो रूड होकर उससे बात करता है। अब ये चीज उन्होंने डायलॉग्स में दे रखी है और आंसर में आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये जो आंसर उन्होंने दे रखा है, पहला जो पॉइंट उन्होंने रीजन का बताया है वो यही बताया है कि The manager asked the narrator to leave the safe and said a cold good morning. मैनेजर ने नरेटर से उस रूम में जो सेफ रखी थी, सेफ का यहाँ पे मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉक्स जिसमें वैल्यूएबल्स रखी जाती हैं, बैंक का पैसा, यानी क्योंकि मैनेजर अकेले में मिलने इसको अंदर रूम में ले गया था और वहां उसने उसको बिठाया था हमारे नरेटर को कि बताइए आपको क्या काम है, क्या आप जासूस हैं, क्या ये वो, ठीक है। तो जब पता चलता है तो वो कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, सीधे वो अकाउंटेंट बैठा है वहां पैसे जमा करिए जाकर, बहुत कोल्डली गुड मॉर्निंग करके उसको विदा कर देता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने एक लाइन में तो लिख दिया, लेकिन हमें ये जो पर्टिकुलर चीज मिली है वो कहाँ मिली है, वो डायलॉग्स में है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर 4th और 5th पैराग्राफ से उन्होंने इस रीजन को कवर किया है। 4th और 5th पैराग्राफ में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है पूरा कि क्योंकि हमारा जो नरेटर है वो अकेले मिलना चाह रहा था, तो मैनेजर उसको ले भी जाता है अकेले में, ठीक है। लेकिन मैनेजर घबराया हुआ था, उसे लगा कि कोई जासूस है या फिर किसी अमीरजादे का बेटा है या खुद अमीरजादा है जो अच्छे खासे अमाउंट को जमा करने आया है, ठीक है। तो आप इस लाइन को देखिएगा, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, यानी हमारा नरेटर बताता है उस मैनेजर को कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ और मैं यहाँ पे एक अकाउंट खोलने आया हूँ, ठीक। मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, मैनेजर को अब राहत होती क्योंकि पहले वो उसको जासूस समझ रहा था, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी मैनेजर सीरियस था क्योंकि भाई वजह उनको पता तो चली कि ये अकाउंट खोलना चाह रहा है, लेकिन अभी इसको अमाउंट नहीं पता कि कितने पैसे जमा करना चाह रहा है। तो अभी भी मैनेजर को क्या लग रहा है, ही कंक्लूडेड नाउ, उसने ये कंक्लूजन निकाला दैट आई वाज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गोल्ड, यानी मैं किसी अमीरजादे का बेटा हूँ या खुद अमीरजादा हूँ। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड, उसने बोला कि मुझे लगता है काफी ज्यादा अमाउंट आपको जमा करना है। फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड, मैंने फुसफुसा के बोला, बहुत धीमे से बोला, हाँ ज्यादा तो है। और फिर उसने बताया वहां पे, आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलर, ये मुझे अभी $56 जमा करने हैं और हर महीने में यहाँ पे आऊंगा $50 जमा करने, ठीक है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर एकदम उठ गया, बात कर रहा था, बैठे थे दोनों, लेकिन एकदम से उठ गया क्योंकि उसके लिए ये चीज क्या थी, इनसिग्निफिकेंट थी। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट, उसने वहां से अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मोंटेगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, उसने बहुत ही अनकाइंडली तेज आवाज में बात की कि इस जेंटलमैन को अकाउंट खोलना है अपना, ये $56 जमा करेगा। गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग किससे बोला इसने, हमारे नरेटर से, गुड मॉर्निंग यानी कि आप जा सकते हैं। आप इसके आगे उसने उससे बात ही नहीं करी, ठीक है। ये सुनकर कि इसको $56 जमा करने हैं। आई रोज, मैं वहां से उठ गया। A big iron door stand open at the side of the room, मेरे सामने एक दरवाजा खुला, गुड मॉर्निंग, मैंने भी उनको जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद लिखा हुआ, आई सेड स्टेप इनटू द सेफ, कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे। अभी तक जिस रूम में वो बैठे थे वहां पे एक सेफ थी
जिसमें पैसे रखे जाते हैं। सेफ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स को बोला जा रहा है जिसमें वैल्यूएबल्स रखे जाते हैं, बहुत कीमती चीजें रखी जाती हैं। बैंक का पैसा उसमें रखा जाता होगा जिस रूम में ये लोग बैठे हुए थे। तो मैनेजर ने कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं, इस दूसरे रास्ते में आप पहुंच सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट बैठा है। कोल्डली उसको उसने वहां से हटाया, उस कमरे से भगाया एक तरीके से। तो आपने देखा कि ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके डायलॉग्स में है, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक लाइन में लिखा है, अपने वर्ड्स में लिखा है। यानी इस तरीके से आपको आंसर करना होता है। कंटेंट आपको देखना है कॉन्वर्सेशन से, लेकिन फिर आपको उसको अपने वर्ड्स में चेंज करना है। इसी इतने बड़े डिस्क्रिप्शन को हमने किस लाइन से लिखा कि द मैनेजर आस्क्ड द नरेटर टू लीव द सेफ एंड सेड अ कोल्ड गुड मॉर्निंग। हाउ शॉर्टली it has been written, and same is with other reasons that have been given here. तो आंसर आपको बिल्कुल मिलेगा, इसी पैसेज से मिलेगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछते हैं, बस यहाँ पे चेक की जाती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, यानी कितना आप समझ पा रहे हो। आपने देखा डायलॉग से ही आपको क्लियर होगा कि कोल्डली वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब कि उसने बहुत अलग रूड अंदाज में बोला है। तो यही चीजें दिखा रही हैं कि उनके लिए $56 इनसिग्निफिकेंट था। अंडरस्टैंडिंग? बाकी रीजन भी आप जब पढ़ोगे अपने से, पूरा पैसेज मैं आपसे शेयर करा रही हूँ, तो फिर आपको समझ में आ जाएंगे बाकी रीजन भी। तो इस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी बेटा बार बार मैं यही बताऊंगी आपको कि आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। आपको बिल्कुल भी लाइंस कॉपी नहीं करनी है। जहां आपने एक दो लाइन कॉपी करी, आपके पूरे के पूरे 2 मार्क्स जाएंगे, राइट। एक चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगी, उन्होंने इस क्वेश्चन पर 50 मिनट्स स्पेंड करने को दिए। 50 मिनट्स दैट मीन्स अराउंड 1 आवर, 1 घंटे की बात करी, 50 मिनट यानी 50 मिनट्स आपको अगर इस क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं वो, तो उन्हें भी पता है कि भाई बच्चा जब पढ़ेगा, कॉन्वर्सेशंस हैं, डायलॉग्स हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। यानी मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, अच्छा खासा टाइम आपको इस क्वेश्चन में देना है और आराम से आपको अपने वर्ड्स में आंसर देने हैं। ओके, आप पहले माइंड में सोचो उस चीज को कि किस तरीके से आप आंसर, डायरेक्टली आंसर लिखने ना बैठ जाओ। आप समझो उस क्वेश्चन को, बार बार शॉर्ट में करके देखो, आप पेंसिल से लिख के देखो पहले, तो एरिज करके फिर आप उसको पेन से लिख सकते हो। जितना शॉर्ट पॉसिबल हो सके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप उतना शॉर्ट लिखेंगे। ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी। तो अब तक हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया। पहला वोकैबुलरी, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा हम कवर करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रेसी राइटिंग। इसमें एक लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाता है और इसी क्वेश्चन को बोला जाता है प्रेसी राइटिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उसको प्रेसी राइटिंग क्यों कहते हैं। प्रेसी का मतलब होता है समरी, राइट। इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली पूरे पैसेज की समरी कवर होगी। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन में पूछेंगे जिसका आंसर जब आप लिखने बैठोगे तो पूरे के पूरे पैसेज की समरी लिखना पड़ेगी आपको। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किसी 1 या 2 या 3 पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, बल्कि मोर देन 3 पैराग्राफ्स, कई सारे पैराग्राफ्स से इसका आंसर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है आईसी स्पेसिमेन पेपर 2025 में, जिससे आपको आइडिया होगा कि प्रेसी राइटिंग क्यों कहते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आता है, राइट। देखिए, आपसे बोल रहा है समराइज करिए इस चीज को कि नरेटर ने क्यों डिसाइड किया टू बैंक नो मोर। नरेटर ने ये क्यों डिसाइड किया कि अब वो बैंकिंग नहीं करेगा, बैंक कभी नहीं आएगा, राइट। तो अब वो बैंकिंग क्यों नहीं आएगा? उसके साथ बहुत कुछ हुआ, बैंक में बहुत कुछ हुआ, तो वो कई सारे पैराग्राफ में हुआ होगा, पहले कुछ हुआ होगा, फिर कुछ हुआ होगा, फिर कुछ हुआ होगा। तो ये कई सारे रीजंस हैं यहाँ पे कि जिसकी वजह से उसने ये तय किया कि आज के बाद वो बैंक नहीं आएगा, आज के बाद वो बैंकिंग नहीं करेगा। तो यानी कि ये जो लॉन्ग आंसर आता है, इसमें आपको अपने पैसेज की पूरी समरी कवर करनी होती है तरीके से। डायरेक्टली समरी नहीं बतानी कि पैसेज की जो स्टोरी है उसको आप शॉर्ट में करके लिखो, नहीं। उस कहानी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका आंसर ऑलमोस्ट स्टोरी के कई सारे पहलुओं को कवर करता होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि हमें पैसेज की, या कह सकते हैं पैसेज में जो स्टोरी दी गई, जितना एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसकी समरी को ऑलमोस्ट हमें कवर करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे लिखा गया है कि 100 वर्ड्स में ही आपको आंसर करना है, और एक लाइन दी गई है जो हर साल आती है, फेलियर टू कीप विद इन द वर्ड लिमिट विल बी पेनलाइज्ड। यानी अगर आप फेल हो गए वर्ड लिमिट को कीप करने में, अगर आपने वर्ड लिमिट नहीं रखी, आपने 100 से ज्यादा वर्ड्स में आंसर लिख दिया, तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, यानी कि आपके मार्क्स को काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो बहुत मायने रखती है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को बोला जाता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी जो वर्ड है बेटा, एक्चुअली दिस वर्ड प्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रीसाइज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीसाइज? प्रीसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, या कह सकते हैं एग्जैक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड लिमिट हमें फॉलो करनी होती है, 100 वर्ड्स के अराउंड ही आपको लिखना होता है, और साथ ही साथ 100 वर्ड्स तब लिख पाओगे आप जब आप आंसर एक्यूरेट लिखोगे, यानी कि टू द पॉइंट लिखोगे, यानी जो पूछा गया है वो लिखोगे, ऊट पटांग को भी इररिलेवेंट आपको नहीं लिखना है, यानी प्रिसाइजली आपको आंसर देना है, यानी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट आंसर देना है आपको, राइट। एग्जैक्ट वर्ड लिमिट आपको फॉलो करनी है। अब डिस्कस करते हैं कि प्रेसी कैसे लिखी जाती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या डूज एंड डोंट्स है इसके। इसके लिए पहले मैं आपको उसका सैंपल आंसर दिखाती हूँ, राइट। और सैंपल आंसर के नीचे उन्होंने एक नोट लिख रखा है जो हमें फॉलो करना है। एक तरीके से उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है प्रेसी राइटिंग को अटेम्प्ट करने के लिए, उस पर भी हम ध्यान देंगे।
तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि हमारा नरेटर क्यों डिसाइड करता है कि उसे अब बैंकिंग नहीं करनी है, अब वो बैंक कभी नहीं आएगा, राइट, टू बैंक नो मोर, इस ये क्यों बोला उसने, ये आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल उन्होंने आंसर दे रखा है इस तरीके से, और नीचे एक लाइन में रखी कि कैंडिडेट्स मस्ट राइट द प्रेसी इन अ ग्रिड एक्सीडिंग ऑफ वर्ड लिमिट विल बी पेनलाइज्ड। कैंडिडेट्स मस्ट का मतलब यहाँ पे जरूर, यानी कैंडिडेट्स को जरूर से जरूर प्रेसी को एक ग्रिड में लिखना है। ग्रिड किसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉक्स बने हुए हैं, राइट, रोज एंड कॉलम्स के जरिए उन्होंने ग्रिड स्टाइल में आंसर दिया है, और आपसे वो कह रहे हैं कि आपको भी बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके से ही आंसर देना है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाओगे ग्रिड, सीधे लिख दोगे पैराग्राफ में, उसके भी आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इट इज अ मस्ट थिंग। बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर नहीं देंगे, नहीं बनाएंगे ग्रिड तो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको ग्रिड बनाना मस्ट है, ठीक। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो ग्रिड में ही आपको आंसर करना है? बिकॉज उन्होंने वर्ड लिमिट लगा रखी है। उन्होंने आपसे बोला है कि 100 वर्ड्स, अबाउट 100 वर्ड्स, यानी लगभग 100 वर्ड्स में ही आपको आंसर देने हैं, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीडिंग नहीं करना है आपको। कम आप कर सकते हो, 98 आप लिख सकते, 98 वर्ड्स लिख सकते हो, 97 वर्ड्स अटेम्प्ट कर सकते हो, या पूरे के पूरे 100 वर्ड्स में आंसर दे सकते हो, लेकिन 101 नहीं होना चाहिए। अबाउट 100 वर्ड्स आपका आंसर होना चाहिए। अब क्योंकि 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको आंसर देना है, तो अब एग्जामिनर जब आपकी नोटबुक्स चेक करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो उसके पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि वो फिंगर से एक एक वर्ड आपका गिनेगा और देखेगा कि बच्चे ने 100 वर्ड्स लिखे हैं नहीं लिखे। इसी चीज को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने खुद आपसे कह दिया कि आपको ग्रिड बनाने हैं, यानी आपको 100 बॉक्सेस बनाने हैं, और उस 100 बॉक्सेस में आपको अपना आंसर फिल करना है। ये 100 बॉक्सेस कैसे बनाएंगे आप? 20 इंटू 5 100 होता है। 20 रोज आपको बनानी है, और 5 उसमें कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो 20 इंटू 5 कितने हो गए बेटा? 100। तो इस तरीके से आपको पहले ग्रिड बनाना है, और ग्रिड के अंदर अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है। अब क्योंकि ग्रिड में आंसर देना है आपको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार में सही सही आंसर पूरा लिख पाओ, क्योंकि हो सकता है आपके वर्ड्स 100 से ज्यादा चले जाए, राइट। कम हो जाएंगे तो दैट्स ओके, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कम भी बहुत कम नहीं हो कि 50 वर्ड्स में आपने आंसर लिख दिया, नहीं। यानी आपको 80 टू 100 वर्ड्स के अंदर अंदर कवर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने 17 रोज बनाई है और 5 कॉलम्स बनाए, तो 17 इंटू 5 अगर आप देखते हो तो 85 वर्ड्स होते हैं। उन्होंने 85 वर्ड्स में आंसर को कवर किया है। तो मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत दे दिया है, 100 वर्ड्स बोले थे, नहीं, उन्होंने कहा है अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको आंसर लिखने हैं। अगर आपको 85 में भी कवर हो जा रहा है, दैट्स ओके, राइट। तो ये सब तो बेसिक्स हो गई आपकी कि क्या चीज है प्रेसी राइटिंग, और इसमें आपको ग्रिड बनाने पड़ेंगे, आपको वर्ड लिमिट का जो एक रूल है वो मैंने आपको बताया। अब हम डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन एक समरी टाइप क्वेश्चन है जिसमें पैसेज की समरी कवर होती है, और जब आप किसी स्टोरी की समरी लिखते हो तो ऑब्वियसली आप पास्ट के फॉर्म्स को यूज करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% इसमें आपकी पास्ट फॉर्म्स यूज होंगी, यानी सेकेंड फॉर्म, हैड, थर्ड फॉर्म, वॉज, वर्ब, आईएनजी, यानी कि आपको पास्ट फॉर्म्स में ही आंसर लिखना होता है, क्योंकि हमें समरी लिखना है एक तरीके से। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि नरेटर ने क्यों डिसीजन लिया आखिरकार कि उसको बैंकिंग अब नहीं करनी है, टू बैंक नो मोर, राइट, व्हाई डिड ही डिसाइड। तो पैसेज मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टोरी आपको टुकड़ों टुकड़ों में तो बता ही दी है, राइट। तो नरेटर जो है हमारा कई सारी गड़बड़ियां करता है बैंक में जाकर। पहली गड़बड़ी मैंने आपसे शेयर ही की थी कि वो मैनेजर से मिल रहा है डायरेक्ट, जबकि अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर का कोई रोल नहीं होता, सीधा अकाउंटेंट के पास जाना होता है। लेकिन हमारा नरेटर इतना कंफ्यूज होता है, इतना घबराया हुआ होता है, गड़बड़ियां करता चला जाता है वो, राइट। तो भाई आप देखिए इसका आंसर किस तरीके से लिखा है, इतने सिंपल वर्ड्स में उन्होंने आंसर दिया है, और कोई भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स, बहुत बड़े बड़े सिंटेक्सेस नहीं लेने, आपको बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, बहुत स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस बनाने हैं, जिससे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो। जैसे यहाँ दिखा है उन्होंने कि नरेटर एक अकाउंट खोलना चाहता था $56 का, राइट। ये जो लाइन है कि नरेटर एक अकाउंट खोलना चाहता था, ये हमें कौन से पैराग्राफ में दिया गया है? काफी बाद में जाके हमको ये पता चला है, हमको भी नहीं पता था, रीडिंग करने के काफी बाद हमको पता चला कि अच्छा नरेटर क्यों मिलना चाह रहा है मैनेजर से, क्योंकि उसे एक अकाउंट खोलना है, ठीक है। अब बैंकिंग क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ हुआ वहां पे। अब जो जो चीजें हुई हैं वही आपको इस आंसर में कवर करना है, और देखिए उन्होंने कितना शॉर्ट में सेंटेंसेस को लिखा है। इन्होंने इस तरीके से आंसर लिखा है, द नरेटर वांटेड टू ओपन एन अकाउंट विद $56। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, नरेटर एक अकाउंट खोलना चाहता था $56 का। मैनेजर, ये नहीं लिखा गया यहाँ पे कि यानी हमारा जो नरेटर है वो मैनेजर से मिला एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको। सीधे आपको स्टोरी का मेन जो चीज है जिसकी वजह से हमारे नरेटर को बैंकिंग नहीं करनी है, उन पॉइंट्स को सीधे आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। द मैनेजर कोल्डली इंस्ट्रक्टेड द अकाउंटेंट, मैनेजर ने रूखे अंदाज में अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि वो नरेटर की मदद करे। द नरेटर अनस्टडीली पास, नरेटर ने बहुत ही हड़बड़ाहट में अपना पैसा अकाउंटेंट को दिया, उस अकाउंटेंट ने क्लर्क को पास कर दिया।
तो आप यहाँ देख सकते हो कि सेकंड फॉर्म्स कितनी आ रही हैं। तो आपको भी अपना आंसर जो अटेम्प्ट करना होगा, आपका जो पैसेज आएगा, आपको जो समरी लिखनी होगी बेटा, उसमें भी कुछ इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। सेकंड फॉर्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, राइट? आप आगे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हैड टू यूज़ हुआ है, हैड टू। द नरेटर हैड टू राइट द सम डाउन एंड साइन। नरेटर को क्या करना पड़ा? एक सम लिखना पड़ा एक पर्टिकुलर जगह पर और साइन करना पड़ा। तो करना पड़ा के लिए हम हैड टू का यूज़ करते हैं। तो हैड टू भी एक ऐसी फॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक? इसके बाद है ही आस्क्ड टू मेक अ राइट, उसके बाद है इन हिज एजिटेशन ही विथड्रू अगेन इज अ सेकंड फॉर्म। देन ही कुड नॉट रीजन और एक्सप्लेन हिज एक्शन, अपने इस एक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुड नॉट का यूज हुआ है। तो कुड नॉट अगेन इज अ सेकंड फॉर्म, कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है। तो मैं ये आपको क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हाईलाइट करने का मकसद मेरा ये है बेटा कि आप जो आंसर लिखोगे, आपका जो पैसेज आएगा, जो समरी उस वक्त पूछी जाएगी आपसे, उसमें भी आपको कुछ यही फॉर्म्स लेनी है। सेकंड फॉर्म, हैड, थर्ड फॉर्म, हैड टू करके, या फिर कुड नॉट लेना पड़ेगा आपको, या वाज वर्ब आईएनजी लेना पड़ेगा आपको। अंडरस्टैंडिंग। अब वापस आते हैं कि आपको इसको ग्रिड में लिखना है। अब क्योंकि ग्रिड में ये आंसर लिखना है, यानी कि आपको बॉक्सेस बनाने हैं, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि ये एक बार में आंसर लिखना स्टार्ट करे ग्रिड में और उसके पूरे के पूरे 100 वर्ड लिमिट कवर हो पाए। हो सकता है उसके 102 वर्ड्स चले जाएँ, 101 वर्ड्स चले जाएँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, पहले आपको रफ ड्राफ्ट बनाना होता है इस पर्टिकुलर आंसर के लिए। और रफ ड्राफ्ट जब आप बनाएँगे, उसके लिए आपको पूरा ग्रिड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से पेंसिल से एक लाइन में 5-5 डैशेज़ बनाओगे और इस तरीके से 20 लाइन्स तक आप डैशेज़ बना लोगे, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। 20 टू 500 वर्ड्स हो जाएँगे आपके। तो आप पहले पेंसिल से अटेम्प्ट करोगे इसको लाइन्स इस तरीके से बना के, डैशेज़ बना के, और अगर आपका 100 वर्ड से ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप इसको फिर से एक बार एडिट करोगे, इरेज़ कर सकते हो आप उसको पेंसिल से। कुछ 2 वर्ड्स वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनको आप एक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट, सम एडजेक्टिव है वहाँ पे, नॉट हैप्पी है तो आप उसको अनहैप्पी कर दो। कोई फ्रेज़ल वर्ब आपने यूज़ किया, जैसे टर्न डाउन यूज़ किया है आपने, जो कि पैसेज में आया वो इसका मतलब रिजेक्ट होता है, तो टर्न डाउन को आपने एक वर्ड कर लिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन से फ्रेज़ को आप एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करके उसको शॉर्ट कर सकते हो। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 100 वर्ड्स में ही आंसर देने हैं, 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 100 वर्ड से कम हो सकते हैं। तो पहले आप इन डैशेज़ की हेल्प से रफली एक इस आंसर को अटेम्प्ट करोगे, और अगर वर्ड्स ज़्यादा जा रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट करोगे। आप जब आपका आंसर हो जाए, यानी कि आपके सारे डैशेज़ कवर हो जाएँ, आप 100 वर्ड्स लिमिट को कवर कर लो, तो फिर आप उसको फेयर करोगे। और जो रफ ड्राफ्ट आपने बनाया है उसके ऊपर आप हेडिंग मेंशन कर देना रफ ड्राफ्ट, एंड उसको एक बार आपको सिंगल टाइम इसको कट कर देना है। एग्जामिनर को भी पता है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को रफ ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में नहीं लानी है कि मेरी नोटबुक गंदी हो गई या मैंने रफ वर्क कर लिया, एग्जामिनर्स को देखेगा तो मार्क्स डिडक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे ऑल्सो नो कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक रफ ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत होती ही होती है। So I wish you grabbed the do's and don'ts tricks for your reading comprehension. I wish you all the best for your upcoming board examination, and if you like the content, please do share with your friends. Thank you for watching.